सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी बैठी हैं दीपा। दीपा, आपको भी मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको नमस्कार और हमारे सुनने वाले सभी श्रोता भाइयों को, सखियों सहेलियों को हेल्दी नमस्कार। बिल्कुल, इस जो है ठंड में तो हेल्दी नमस्कार करना बहुत जरूरी हो गया है ना। अच्छा, ये बताइए आप कैसी हैं? मंदाकिनी जी, मैं अच्छी हूँ, लेकिन क्या हुआ, आप इतने गौर से मुझे क्यों देख रही हैं? भाई देखिए, ऐसा है, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेगी ना? बिल्कुल नहीं। मैं आपको गौर से इसलिए देख रही हूँ दीपा कि आप मुझे आज कुछ भली भली सी लग रही हैं। अच्छा। और आज आपका जो ये चेहरा है ना, वो भी भोला भाला सा लग रहा है, तो निगाहें हट ही नहीं रही आपके चेहरे से। मैं क्या करूँ? अच्छा, आज मैं आपको भली भली सी और भोली भाली से लग रही हूँ। हाँ। तो और दिन क्या चतुर चालाक से लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था कि नाराज मत होइएगा। मुझे आज कुछ खास भली भली सी लग रही थी, तो मुझे लगा आज कहने का मौका मिला है, कह देती हूँ। हाँ, मतलब भोली भाली से क्या मतलब है आपका? मतलब देखिए, हाँ। भोले भाले पे से क्या मतलब आप समझू मैं? हाँ। कि ये सरलता हो सकता है, या भाई जो इंसान सभी की सुनता है बिल्कुल, या बिल्कुल। मानता है, या ऐसे व्यक्ति से तो सभी प्यार ही बिल्कुल, करेंगे। एग्जैक्टली यही अर्थ था मेरा। अच्छा। कि आप जो भोली भाली सी लग रही हैं, भली भली सी लग रही हैं, सबकी सुनती हैं, मानती हैं, और मुझे लगता है सभी आपको प्यार भी करते हैं। होता तो होगा। कभी गौर कीजिएगा मेरी बात पर, है ना? तो मेरा यही मतलब था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हमें मिलते हैं अपनी निजी जिंदगी में, हो सकता है मेरा अनुभव हो, लेकिन आपका भी हो सकता है कि हमें चतुर चालाक लोग ज्यादा मिल जाते हैं, या डबल मैनर्स वाले जिसे कहते हैं, वो मिल जाते हैं, है ना? पॉलिटिक्स वाले लोग मिल जाते हैं, या और कोई सामने से मीठा बोल रहा है, लेकिन हाँ, पीछे चेहरे से दो चेहरे वाले ना, तो पता नहीं लगता है कि इसका असली रूप क्या है। तो कई बार कोई अहम भाव लिए मिल जाते हैं, जिनका अहम हर बात पर चोट कर जाता है, उसके अहम को चोट लग जाती है। कई लोग इतने निराशावादी मिल जाते हैं, जिनसे बात करके पता लगता है, अरे जिंदगी इतनी निराशा में डूबी हुई जिंदगी है क्या? तब तो एकदम ऐसा लगता है, अरे भाई हम जी क्यों रहे हैं, है ना? ऐसे लोग भी मिलते हैं। और जी। कई बार तो ऐसा होता है दीपा, इतने उदास लोग मिल जाते हैं कि उन्हें देखकर बिना वजह अपनी जिंदगी में भी उदासी घिराती है। भाई, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो हम 1 घंटा जो है, 1 घंटा नहीं, बाकी के 23 घंटे भी जितना हो सके सकारात्मक रहें, खुश रहें। और हाँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव सभी के साथ हैं, सभी के अपने कुछ ऐसी चीज होगी जहाँ पे समाधान नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये 1 घंटा तो हमारा अपना है। बिल्कुल, हमारे सखी और सखाओं के साथ जो लगातार मुस्तैदी से हमें लिखते रहते हैं। हाँ। और हमारे पता है, सभी विषयों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, सोचते हैं, और लिखते भी हैं कि आज आपका विषय बहुत अच्छा है, आज आपके विषय हेल्दी हैं। आप पढ़ के बताइए वो विषय जो वो संदेश ना, जो हमें सबसे पहले मिला था और बड़ा अच्छा लगा। ये संदेश में हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि चर्चा का विषयों का जो चयन होता है सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत अच्छा होता है, गाने भी बहुत अच्छे होते हैं। कुल मिलाकर कार्यक्रम पूरे परिवार के लिए मनोरंजन और जानकारियों का सुपर पैकेज होता है। तो भाई, हमारे जो श्रोता हैं वो भी हमारे लिए सुपर पैकेज ही तो है। बिल्कुल। और साथ में इन्होंने जो विविध भारती के तकनीशियन हैं, इंजीनियर हैं, उन सबको भी जो प्रसारण में मदद करते हैं, उन सब के भी धन्यवाद का। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, क्योंकि कोई भी काम जो है टीम वर्क के बगैर पूरा नहीं हो सकता है ना? इसलिए ये जो टीम वर्क है, यही आप तक सारे कार्यक्रम पहुंचाता है, और तब जाकर आप उन कार्यक्रमों में आनंद की जो अनुभूति महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अभी आप बताइए, आज गीत सुनेंगे या कार्यक्रम पहले क्या क्या चर्चा हम लेने वाले, ये बताना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे सभी श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि आज क्या क्या विषय है, लेकिन कुछ श्रोता, कुछ सखियां, कुछ सखा हमारे फेसबुक पेज से नहीं भी जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने हाल ही में सखी सहेली ज्वाइन किया है, तो उन्हें हम बता दें कि आज के विषय क्या क्या है। तो आज है मेहमान आए बच्चे भाग जाए। इस शीर्षक पे इतने सारे कमेंट्स आए और इतना अच्छा लग रहा था ना, तो सबकी हम राय सुनेंगे और हम हमारे दिल में क्या है वो भी साझा करेंगे। और ये बात सच है, कई श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि भाई ये क्या बात हुई कि मेहमान आए और बच्चे भाग जाए।
हाँ। तो आप अपने घर में ही ढूंढिएगा जनाब। आपके बच्चे भी कभी ना कभी भागे होंगे कि जैसे ही कोई अंकल आंटी घर में आए या कोई परिवार आपसे मिलने आया, बच्चे सीधे अंदर जाकर छुप जाते हैं जी, या अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं ना। उन्हें कहीं ना कहीं झेप होती है ना, इस तरह की भावनाएं बच्चों में होती है जब वो छोटे होते हैं। और आज बुधवार से हम शुरू कर रहे हैं क्रांतिवीर, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पूरा अपना योगदान किया लेकिन कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरों में रह गए। जी। तो उनकी कुर्बानी को हम याद करेंगे और बहुत ही अच्छा सेगमेंट है ये जी। और हम क्रांतिवीर के जरिए उन शहीदों तक पहुंच पाएंगे, उन फ्रीडम फाइटर्स तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया लेकिन वो चर्चित नहीं हो पाए, है ना। तो आज हम बात करेंगे अजय घोष के बारे में बात करेंगे। बहुत सुंदर, बिल्कुल। और एक बात हम करेंगे कि अस्वीकृति को भी स्वीकार करना सीखें, यानी कि जो ना है उसको भी स्वीकार करना। आपकी जिंदगी में अगर किसी चीज की ना हो गई है, आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो पाया जो आप चाहते थे, या सामने वाले से आपको अस्वीकृति मिल गई है किसी भी कारण से, उसको भी स्वीकार करें और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से ढालना सीखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और इस पर बहुत सारे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी कमेंट लिखेंगे और लिख भी रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा लेकिन बदले में उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल। और बुधवार को व्यंजन का दिवस होता है। तो देखिए ना मंदाकिनी जी, सर्दियां चल रही हैं, घर में सूप बनते हैं। हाँ बिल्कुल, सूप की तो जरूरत इस वक्त भी है हमको। और अच्छा हो ना कि अगर हमारे श्रोता हम एक टमाटर का गर्मा गर्म सूप बना के पिला दें, या फिर एक दूसरा सूप जो आप बता रही थी मुझे दीपा। हाँ देखिए ना, टमाटर का सूप सबके घरों में बनता तो सबके घरों में है, लेकिन दीपा हर एक के घर का स्वाद अलग होता है। ये बात तो हम अपने श्रोताओं से ये जानना चाहेंगे, खासतौर से सखियों से, कुछ सखा भी बहुत अच्छा सूप बनाते होंगे, कि वो अपने सूप में ऐसा क्या डालते हैं जो उन्हें अन्य सूपों से अलग कर देता है। बिल्कुल, वो वाले जो बिल्कुल कॉमन से सूप है, जैसे कि टमाटर या मंचाओ सूप, आपके घर में क्या खास तरीके से बनता है, नहीं तो हम अपनी खास रेसिपी बताएंगे आपको। और दूसरा सूप भी आप बताना चाह रही हैं? जी, बिल्कुल। नहीं, 2 तरह के सूप हैं। तो बड़ा अच्छा सा अभी हम सरप्राइज रखना चाहते हैं। चलिए, तो हमारी श्रोता फटाफट हमें सूप बनाकर भेज दें, ताकि हम दोनों सखियां सूप का स्वाद लेते हुए आज का कार्यक्रम पेश करते रहे। क्यों, क्या ख्याल है? बिल्कुल, चलिए। हाँ, तो दीपा कैसा लगा ये गीत? अब मैं समझी ये गीत क्यों बजा और क्यों आप कह रही थी भली भली और भोली भोली वाली बातें। देखो ना, इस भोलेपन का गीतों में भी जिक्र हुआ है ना। न जाने कितने ही गीत हमारे गीतकारों ने लिखे हैं जहाँ भोली भाली सूरत है ना, भली भली सी सूरत का जो है जिक्र होता है ना। और ऐसे ही होते हमारे बच्चे, भोले भाले से होते हैं। और उनकी जो प्यारी सी अदाएं, या कहिए ना कुछ ऐसी बात जो दिल को एकदम छू जाती है। उनकी हरकतें कह सकते हैं, बहुत ही मनमोहक सी होती है। छोटे से बच्चे कभी कुछ कह देते हैं जिससे कि घर में अगर माहौल एकदम से कुछ गंभीर सा उदास होता और है, वो एक हंस चहकते हैं, और बच्चों की वजह से ही घर में रौनक भी होती है। लेकिन यही जो भूलापन है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कि कई बार मेहमान हमारे घर में आते हैं और कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि भी हमारा बच्चा भाग जाता है उन्हें देखते ही। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके आने वाले मेहमानों में कोई डर होता है या उनके चेहरे भयानक होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों का भूलापन है, बच्चों में जो नादानियत होती है उसके चलते वो भाग जाते हैं। आप कोई जिक्र बताना भी चाहेंगे? एक बात बता रही थी, ये जो किस्सा है ये उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मेरी एक मित्र है, उसकी बच्ची, उसका नाम है अंशिका। तो वो भी बस छोटी सी है, 5 साल की है। उनके घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं ना, तो वो झट से उन्हें नमस्ते करती है और पानी पूछती है कि अंकल आप पानी लेंगे, आंटी आप पानी लेंगे, बड़े प्यार से एकदम प्यारी सी भाषा में बोलती है। और इस बात की तारीफ घर के आया हर मेहमान जो रहता है वो करता है। अब इससे उसके मम्मी पापा तो बहुत खुश होते हैं ऐसा। लेकिन हम जो सोच रहे थे कि बहुत कम बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे या तो मेहमानों से आंखें बचाते हुए दिखाई देते हैं, या फिर उनसे बात करने में कतराते हुए दिखाई देते हैं, या फिर वो अपने कमरे में से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। अपने कमरे में खासतौर से जो किशोर होते बच्चे हैं ना दीपा, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, या मोबाइल के साथ या अपने लैपटॉप के साथ। आजकल तो यही उनके पास यही एक अस्त्र और शस्त्र कह सकते हैं जो 24 घंटे उनके साथ होता है। तो
देखिए, हम तो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मेहमान जब भी आए तो उसके सामने इस तरह से पेश आए। तो अब ऐसा क्या हो कि हमारे बच्चे आने वाले अतिथियों का या मेहमानों का सम्मान करें और हमें भी अच्छा लगे और उन्हें भी अच्छा लगे। जी। अब देखिए, बच्चा आपका ही आईना है, तो बच्चे को अगर किसी और भाषा में जब समझ देनी होती है तो आप भी उसी भाषा में उससे बात करते हैं ना। हाँ, किसी भी भाषा की। भाई, बच्चा जिस घर में पैदा होता है, जन्म लेता है, वहाँ की भाषा, बोल चाल सब समझता है। बस ठीक उसी प्रकार जब आप चाहते हैं कि बच्चे दूसरों से सम्मान और आदर के साथ पेश आए तो आपको भी वैसा ही करना होगा। आपको न सिर्फ आने वाले जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ अच्छी तरह पेश आना पड़ेगा, बल्कि अपने घर और आसपास मौजूद लोगों के साथ भी हमें शिष्टाचार पहले अपनाना पड़ेगा। तब कहीं जाके हमारे बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आपको बच्चों में गुण चाहिए वो पहले आप में होना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करते हैं आपके बच्चे लगातार देखते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपने माता पिता से या घर के जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते तो वो बच्चे बड़े होकर भी आपसे भी उतना अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते हैं। और उस वक्त हम ये शिकायत करते हैं, देखो ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने इसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ इसकी इच्छाएं पूरी की, लेकिन ये अच्छा बर्ताव नहीं करता या करती। लेकिन आप वो दिन भूल जाते हैं जब आपने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, जिन्होंने आपको भी पाला था, बड़ा किया था, प्यार से रखा था, ऐसा ही व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप उनसे जी न कतराएं, बच्चों से झूठ न बुलवाएं कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है। और ऐसा कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ स्थितियां ही ऐसी आ जाती है कि अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अगर हम आदतन ऐसा करते हैं तो बच्चे भी वो सीखते ही हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो आपके घर में आते हैं, या आप अपने मेहमानों के बारे में क्या राय व्यक्त कर रहे हैं, आप उनके जाने के बाद उनके बारे में क्या बोलते हैं, या उनके आने से पहले उनके बारे में क्या विचार व्यक्त करते हैं, बच्चा अच्छे से समझता है। और अगर आपने उनकी अच्छी इमेज बनाई होगी तो बच्चा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने ही उनके बारे में अनर्गल बोल रखा है, फिर आप बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो नाटकीय ढंग से उसी तरह पेश आए जैसे आप पेश आ रहे थे, तो बच्चों में तो ये नाटकीयता होती नहीं है। जी बिल्कुल। और जब भी कोई रिश्तेदार मेहमान घर पर आते हैं तो बच्चे सामने से जो भी मेहमान आते हैं ना, तो देखिए प्रश्नों का टोकरा उसके ऊपर उड़ेल दिया जाता है। अब बच्चा एक प्रश्न का जवाब देता है तो उसके सामने फिर 4 सवाल शुरू हो जाते हैं। प्रश्नों के ऐसे हमले से जब बच्चा परेशान हो जाता है तो या महसूस करने लगता है घबराहट, तो कुछ मामलों में फिर वो थोड़ा असहज हो जाएगा, शर्मा जाएगा, वहाँ से फिर वो जाने का उसका मन होने लगता है। तो मेहमानों से को हम या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप इतने मत पूछिए, इशारा करके उन्हें बता दीजिए, या फिर आप स्वयं ऐसा करें कि खुद मेहमान बन के पहले छोटा बच्चा अगर है तो उसको थोड़ा सा ऐसा कि आज हम आपके घर में मेहमान बनकर आ रहे हैं, तो आप हमको कैसे ट्रीट करोगे, कैसे खेलोगे। तो खेल में इस तरह की बातें बच्चे को सिखा दें। लेकिन यहाँ पर हमें भी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जब प्रश्न कोई खास मेहमान है बहुत पूछता है तो उन्हें थोड़ा इशारा करके बता दीजिए कि आप बच्चे से इतना अगर प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी फील करता है। फिर आप उनसे क्या बनोगी बेटा, क्या आता है आपको, कितना घंटे पढ़ते हैं, आप तो खेलते रहते हैं, आप तो शैतानी करते हैं, अरे आप इतना खाते हैं, अरे आप ऐसा करते हैं, आप तो शैतान है, ये सब बातें करते हैं तो बच्चा फिर आपसे दूर भागता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि बच्चे की परीक्षा नहीं लें, कदम कदम पर बच्चा आपको परीक्षा देने के लिए थोड़ी बड़ा हो रहा है ना। बच्चे से प्यार से बात करें, बच्चों के साथ हंसी मजाक करें, उन्हें खेल खेल में बहुत कुछ समझा सकते हैं अगर आपके पास बुद्धि और चातुर्य है तो। वरना अगर आप बच्चे को केवल सुनाने का काम करेंगे, उनकी प्रशंसा करें बच्चे की, तो बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात कि माता पिता भी कई बार कहते हैं बेटा उन्हें ये पोइट्री सुनाओ, वो वाली कविता सुना दो, अब बताओ 2 1 2 कितना होता है। तो बच्चा हर वक्त एग्जाम देने के मूड में नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। अब अगर जैसे बच्चे ने नमस्ते कर दिया, छोटा बच्चा है अगर, और पानी ला दिया उसने, तो फिर थोड़ा से उसकी प्रशंसा भी कर दे तो उसको अच्छा लगता है। कि उसको लगता है मैंने तो कुछ अच्छा काम किया है, तो ये मुझे बार बार दोबारा करना चाहिए। आप उन्हें अपने पास बिठाइए। अगर घर में कोई नाश्ता रखा है तो पहले उसे भी सर्व कर सकते हैं, लीजिए बेटा आप लीजिए, फिर हम खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहना चाहती हूँ मंदाकिनी जी कि अभिवादन करना या सत्कार करना ये हमारी आदत होनी चाहिए। उसके लिए हमेशा हम बच्चे को कोई लालच दें, कोई प्रलोभन दें, ये बिल्कुल नहीं, इस तरह की आदत ना बने कि भाई मैं अगर पानी पिलाऊंगा या मैं अगर
कुछ नाश्ते की प्लेट लेके जाऊंगी तो इसके बदले में मम्मी मुझे चॉकलेट देने वाली है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये तो हमेशा ही गलत होता है कि बच्चे को आप बात बात पर अगर रिश्वत देती हैं, बेटा ये करोगे तो ये दिलाऊंगी, ये करोगे तो यूं करूंगी, है ना? नहीं जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेहमान है, अगर बच्चा पानी लाता है, आपने बच्चे को थैंक्स बोला, बच्चे की तारीफ में 2 शब्द कहे, उन्हें अपनी गोद पर बैठा सकते हैं, छोटा बच्चा है, या पास बैठा सकते हैं, उन्हें प्यार से जो सर्व किया गया है उनमें से कोई चीज दे भी सकते हैं कि लो आप भी खाओ हमारे साथ बेटा, हम अकेले कैसे खाएंगे, जो मेहमान आए हैं। बिल्कुल। तो बच्चा थोड़ा सा हेजिटेशन दूर कर सकता है। एक किस्सा छोटा सा याद आ रहा है। एक मेरी सखी का, वो उसके एक ही बेटा है। अब जो मेरी सखी है, ये जो मेरी दोस्त है, ये थोड़ी घरेलू किस्म की है। तो उसको ऐसा लगता था कि जो मैंने सीखा मेरी माँ से, नानी से, दादी से, तो मेरे बेटे को मैं कैसे सिखाऊं। और मन उसका था कि मुझे एक बेटी होती तो मेरे सारे संस्कार अपने उस पर उड़ल देती। लेकिन हम जब सारी सखियां बैठी थी तो हमने कहा ऐसा थोड़ी है कि लड़की को ही सारा सब कुछ सिखाना है, तुम अपने बेटे को भी कह सकती हो। तो उसको लगा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। घर जाकर के उसने अपने बेटे से कहा कि जो मैंने सीखा है, जो मेरे कल्चर है, वो किसे बताऊं, तो तुम्हें तो ये सब चीज़ें अपनानी पड़ेगी। और सच मानिए उसके बेटे ने अब घर में जब भी कोई आता है तो अपनी मम्मी को इशारा करके कहता आप बैठिए सारे गेस्ट के साथ, मैं सब कुछ करूंगा। अरे वाह, तो ये कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। वही जैसे कि हम कई बार दीपा ऐसी बात भी करते हैं कि आम घरों में, हर घर में ना भी होता हो, आम घरों में लड़कियों से काम करवा लिया जाता है, लेकिन बेटे को कहा जाता है वो भाई है तुम्हारा, वो कुछ नहीं करेगा, जाओ तुम उठो पानी लाओ भैया के लिए, है ना, उसके लिए खाना लगा कर लाओ। तो ये जब चीजें आती हैं तो बच्ची के मन में भी विद्रोह पैदा होता है कि मैं ही क्यों, भाई क्यों नहीं। तो आपके घर में जो बेटा है उसे भी सिखाइए सभी काम। ठीक है, वो अगर ब्रिलियंट होगा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बन जाएगा तो उसे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब उसे कहीं अकेले रहना पड़े पढ़ाई के लिए, तो हो सकता है खाना भी बनाना पड़े। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियां आई हैं, लोगों के साथ ऐसी हैं कि भाई अब बात बेटा या बेटी की रही ही नहीं है। अब तो हर चीज हमारे बच्चों को आनी चाहिए। और बच्चों के मन में भी, खासतौर से बेटे के मन में भी जो है, बेटियों के प्रति या लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना करना सिखाएं। वहीं से आप सिखा सकते हैं, तभी वो बच्चा बड़ा होकर अपनी बहन के प्रति और लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना रख पाएगा। बिल्कुल। और देखिए ना, ये जिस तरह से बातें हो रही, बहुत सारे संदेश आए हैं। एक संदेश ये उठा रही हूँ कि जब मेहमान आए और बच्चे भाग जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा। हाँ, कोई खास किस्म का मेहमान हो तो बच्चों को समझा बुझाकर उनसे दूर रख सकते हैं। वो भी तब संभव है जब आपके पास रहने के घर और मेहमान के लिए अलग घर की व्यवस्था है। एकल परिवार में यदि मेहमान आ जाते हैं तो उनके यहाँ समस्या आ जाती है, क्योंकि 2-3 कमरों के घरों में बच्चे यदि 2-3 हैं तो समस्या और जटिल हो जाती है। रही बात हमारे गांवों में मेहमान के आने की बात, तो बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि कौन आ रहा है। बस उन्हें भनक लग जाए कि अमुक मेहमान आ रहे हैं, उन्हें उम्मीद रहती कि आने वाले सज्जन जानते हैं कि उनके घर में 3 बच्चे हैं, तो उनके लिए फल मिठाई तो आएगी ही, खिलौने कपड़े भी आ सकते हैं। हमारे घर में तो मेहमान की खबर पर हमारी नाती पूछती है कि बाबा क्या फूफा बुआ आ रहे हैं, क्योंकि वे गाड़ी से तमाम सामान लेकर ही आते हैं। उनकी बंदूक पर हाथ फेरना और बार बार उलट पुलट कर देखने में उन्हें मजा आता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी होता है जी। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेहमान आए बच्चे भाग जाएं, ये तो सुनकर अजीब लगता ही है। भाई ये तो स्वाभाविक है, अगर वे वहीं डटे रहे तो फिर ऐसे में उनका बालपन प्रभावित होगा, और यदि वे नहीं भागे तो इसका मतलब है कि उन्हें मेहमानों के सेवा सत्कार में प्रस्तुत होने वाले खाद्य सामग्री से लगाव है, तो उनके बाल शुद्धता का प्रतीक भी हो सकता है। और यदि वे भागकर अपने खेलकूद में हिस्सा लेंगे तो ये उनके संपूर्णता का द्योतक भी हो सकता है, और ये तो बाल स्वभाव पर ही निर्भर करता है। जी। अच्छा, एक और ये संदेश है कि आजकल तो यही होता है, जैसे कोई मेहमान आए तो बच्चे उनका सामना नहीं करना चाहते। तब लगता है कि शायद हमारी परवरिश में ही कुछ कमी है या सोशल मीडिया का माया जाल है। एक नजदीकी परिवार में गई किशोरावस्था का बच्चा आया, पैर छूकर प्रणाम किया। मैंने उससे पूछा क्या चल रहा है, तो बस मुस्कुराकर उसने थंब दिखा दिया, मतलब अंगूठा, आजकल इमोजी चलता है ना, अंगूठा दिखा दिया और आता हूँ कहकर अपने कंप्यूटर में सिर घुसाकर तल्लीन हो गया। तो ये बहुत सारे घरों में देखने को मिल रहा है कि बच्चे बस बहुत कम बोलना चाहते हैं, पैर छू करके चले जाते हैं, उनकी अपनी दुनिया है और उसी में रहना चाहते हैं। और इसी बात को हम उजागर करके और चाह रहे हैं कि हमारे श्रोता
इसके बारे में क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह और रहे हैं। लिख भी रहे हैं। हाँ, लिख भी रहे हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहमान आए और बच्चे भाग जाएं। हमारे बचपन की बात करूं तो मेहमान आने की खबर जब भी हमको मिलती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि मेहमान आने वाले हैं, तब घर में आज कुछ न कुछ मीठा ज़रूर बनेगा। और भागने की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि जाते जाते वो हम सबके हाथ में कुछ पैसे ज़रूर देकर जाएंगे। उन दिनों 1 रुपया भी बड़ी रकम लगता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम अपने ज़माने में अतिथि के आने का इंतज़ार करते थे, खासकर मामा, चाचा, बुआ और मौसी का, क्योंकि उनके आने पर घर का माहौल दूसरा ही होता था। अच्छे अच्छे खाने बनते थे, हमारे लिए कुछ उपहार आते थे और जाते समय भी वो आशीर्वाद के रूप में हमें कुछ पैसे देते थे। और सबसे बड़ी बात कि हम भी उनके साथ घूमने और सिनेमा देखने जाते थे। जी, कुछ इसी तरह की बात एक और संदेश में है कि जब मेहमान आते थे तो बहुत खुशी मिलती थी। आने वाले जब कोई मेहमान आने वाला तो घर में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनेगा और भागने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उनसे उपहार मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये एक समय की बात है कि ऐसा भी होता है कि घर में मेहमान आते हैं और कुछ बच्चे अपने स्वभाव के अनुसार वहीं बैठे रह सकते हैं और कुछ बच्चे भाग जाते हैं। और ये हमारे घर में मेहमान न भी है तब भी होता है रीपा, कि बच्चों ने अपना खाना खाया और वो अपने कमरे में चले जाते हैं, है ना? आप उन्हें आवाज देते रहते हैं, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो बेटी, और वो अपने कमरे में मशगूल होते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, अपने मोबाइल के साथ। तो ये समय की बात है, और अगर ऐसा है तो अपने बच्चों को थोड़ा सा सोशल हमें बनाना जरूरी है। बात हो रही है क्रांतिवीर अजय घोष जी के बारे में। बिल्कुल, आपने बताया कि एक नया सेगमेंट है जो हमने शुरू किया है, और इसमें हम उन क्रांतिवीरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने गुमनामी में जीवन बिता दिया, और उन्हीं को लेकर हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। जी, स्वतंत्रता सेनानी के नाम गुमनामी में खो गए हैं, लेकिन ये जो सेगमेंट है जरा याद करो कुर्बानी, हम उनके बारे में जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, जानकर उनकी कहानियों को और उनके कार्यों को अपने श्रोताओं के सामने रख के उनके जीवन को एक बार फिर जीवंत करने की हम कोशिश करेंगे। हाँ जी, और उनके बलिदानों को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इसी में जो हमारी स्वतंत्रता को वास्तविक भी बनाया है ना? बिल्कुल, न जाने असंख्य वीर कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, और उन्हीं की वजह से आज हम जो है स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं। जी, तो आज हम जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी अजय घोष के बारे में कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने लाहौर घटना में भगत सिंह और बी.के. दत्त जैसे सेनानियों का साथ निभाया था। जी, भगत सिंह और दूसरे सेनानी तो पकड़ा गए थे, लेकिन सबूत न मिलने के कारण अजय घोष को बाद में रिहा कर दिया गया था। आपने उत्तर प्रदेश में युवा संगठन और आज़ादी संबंधित कई मोर्चों में भाग लिया। बाद में कानपुर में कई सारे जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें वो एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे। और 1934 में आपने आंतरिक गतिविधियों का जो भी पार्टी थी उनकी आंतरिक गतिविधियों का बीड़ा उठाया, और उत्तर प्रदेश विभाग का बताया जाता है कि उनके घर के लिए सर्च वारंट भी किया गया था, और स्वतंत्रता संबंधी कई दस्तावेज भी वहां प्राप्त हुए थे। उनके खिलाफ केस भी बनाया गया था, किंतु किसी तरह से वो गोपनीय रूप से भाग निकलने में कामयाब हुए, और अपनी गोपनीयता को तोड़कर 1937 में वो फिर से अपने कार्यक्षेत्र में आए और उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। जी, फिर कई पत्रिकाओं के संपादकीय पद पर भी रहे, और स्वतंत्रता जो संग्राम के दौरान उन्होंने बंगाल, पंजाब और कई अलग अलग क्षेत्र में गोपनीय यात्राएं भी की। फिर उस वक्त ये होता था कि वे मुंबई से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मुंबई कई बार यात्रा करते थे, जिससे कि वो सब चीज़ें चोरी छुपे यानी कि गोपनीय रखते हुए स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दे सकें, क्योंकि खुले रूप से नहीं, ये मिशन था और खुले रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर पा सकते थे। और इसी तरह से उन्हें कई बार जो है जेल जाना पड़ता था कई नेताओं को। ऐसे में अजय घोष उनके संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने में मदद किया करते थे। जी, आपका जन्म 20 फरवरी 1909 मिहिजम एक गांव है जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में है। उनका नाम अजय इसलिए रखा क्योंकि उनके गांव के किनारे नदी जो बहती थी उसका नाम था अजय। जी, इसलिए उनके पिताजी ने यही नाम रख दिया। और 1926 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के पहले आपकी मुलाकात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से हुई, और 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस में
उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जी। फिर 1931 में एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब की बार जेल में उनका संपर्क श्रीनिवास सरदेसाई से हुआ, जिनके विचारों से घोष का जीवन अत्यंत प्रभावित हुआ था। 1931 में फिर गिरफ्तार किया गया इन्हें, और अब की बार जेल में उनका संपर्क, जैसा कि आपने बताया, श्रीनिवास सरदेसाई से हुआ और वे प्रभावित भी हुए। तो 1934 में सीपीआई की केंद्रीय समिति के लिए चुने गए और 1936 में इसी के पोलित ब्यूरो के लिए भी वो चुने गए थे। जी। 1938 में घोष पार्टी के मुख्य पात्र नेशनल फ्रंट के संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी रहे। 1951 से 1962 तक वे भारतीय एक राजनीतिक पार्टी के महासचिव भी रहे। और 1962 में क्षय रोग के कारण उन्होंने इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया था। तो ऐसे थे अजय घोष जी। उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। कई संदेश आए हैं अजय घोष जो स्वतंत्रता हमारे सेनानी हैं उनके लिए। जैसे कि बताया कि उनका जन्म है 20 फरवरी 1909 और जो अजय नाम उनके बाबा ने रखा था नदी के नाम पर ही जो उनके गांव के किनारे बहती थी। हाँ। और अजय घोष के पिता का नाम शची चंद्र नाथ घोष था। पेशे से डॉक्टर थे और माँ का नाम सुधांशु बाला था। अजय घोष के 4 भाई और 2 बहनें थे और आपने इलाहाबाद से बीएससी पास किया था। अभी स्कूल में ही वे पढ़ रहे थे कि उनकी मुलाकात भगत सिंह से हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को सशस्त्र क्रांति के जरिए उखाड़ फेंकने के लिए ऐसे पार्टी को अपनाया जो कि उन्हीं की विचारधाराओं से मेल खाती। बिल्कुल। एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्रांतिकारी अजय घोष हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे। वो भी भगत सिंह और सुखदेव गुरु के साथ आंदोलन में जुड़े हुए थे और उनके साथ कितनी ही बार जेल भी गए थे। उन्हें भी सजा मिली थी लाहौर वाली घटना के रूप में और भी कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल। और जब अपने विचारों को नहीं स्वीकार किया जाता तो कहीं ना कहीं अपने हाव भाव में, अपने चाल चलन में बदलाव आ जाता है। कहीं कुछ अस्वीकृति सी आ जाती है। हाँ। है। लेकिन अभी जब हम अजय घोष की बात कर रहे थे वहाँ बात दूसरी थी। जी। उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोह किया। बिल्कुल। उनकी बात अंग्रेज लोग नहीं मान रहे थे या उनकी बातों को नहीं माना जा रहा था। लेकिन यहाँ जो हम बातचीत करने वाले हैं उसका विषय थोड़ा सा अलग है कि आपके जीवन में बहुत बार ऐसा हो सकता है जब आपको ना का सामना करना पड़े और अस्वीकृति का सामना करना पड़े तो आप उसे स्वीकार करना सीखें। जी। जैसे छोटी सी बात से हम इसको और समझ सकते हैं कि एक एनजीओ में अकाउंटेंट के पद के लिए इंटरव्यू देने गई थी माधवी। हाँ। बहुत खुश हुई जब उसने देखा कि उसकी पुरानी जो कलीग है क्लास की, वो कृतिका वहाँ सामने बैठी है। कृतिका ही सारे जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू ले रही थी। माधवी को पूरा ऐसा लग रहा था, पक्का हो गया था कि अब तो उसको सेलेक्ट किया ही जाएगा। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि वहाँ किसी और को चुन लिया गया है। अब माधवी परेशान हो गई और उसने अपनी माँ से कहा, लगता है मुझे तो कभी कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं, हर कोई रिजेक्ट कर देता है, पता नहीं क्या कमी है मुझ में। तब माँ ने समझाया कि बेटी वहाँ तुम्हारे अलावा और भी तो कई लोग थे, क्या सबका चयन हो गया? तो चुना तो सिर्फ एक ही को जाता है ना, तो बाकी सब दोबारा कहीं प्रयास तो करते ही होंगे, वैसे भी तुम ही करना। अब सबसे बड़ी बात उसने वहाँ ये गांठ बांध ली कि जीवन में ये जीवन जो है वो कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान किया जा सके। यह एक एक्चुअलिटी है, यानी वास्तविकता है कि अनुभव करने की ये चीज़ है। और स्वीकृति अस्वीकृति, पास फेल, खुशी हो गम हो, ये जीवन के हमारे खट्टे मीठे अनुभव हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं दीपा। और रही बात नकार दिए जाने की, तो इसका जो प्रबंधन है उसको हैंडल करना हमें सीखना होगा। कि इसके लिए हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना। हम दिल तोड़कर बैठ गए और उदास होकर बैठ गए, मुझे तो सेलेक्ट नहीं करा तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, है ना, अब कुछ नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा ही एक और किस्सा मैं बताना चाहती हूँ शादी विवाह का। जब लड़की को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़की को नापसंद कर दिया जाता है, ऐसे बहुत से किस्सों में लड़कियां उम्मीदें छोड़ देती हैं, उदास हो जाती हैं, उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो कई बार लगता है कि क्या इतनी कमजोर है लड़की, उनके घर वाले इतने कमजोर हैं कि अगर कोई लड़का वाले देखने आए और उनके अनुरूप उन्हें नहीं लगा, उनकी ना हो गई, तो आपने उस ना को जिंदगी भर का वो मान लिया।
लड़की वाले भी तो ना कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, ये परंपरा जो ढोई जा रही है कि हाँ, लड़के वाले ही ना कर सकते हैं, जी। लड़की को रिजेक्ट कर सकते जी। हैं, और अगर लड़की रिजेक्ट कर देती है तो वो बुरी हो जाती है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल वो उसे बुरा मान लिया जाता है। लेकिन अगर लड़के ने रिजेक्ट करा तो ऐसा लगता है नहीं भाई हमें नहीं जम रही है। हाँ, ये आम बात मान ली, इसे स्वीकार कर लिया गया है समाज में कि लड़के वाले हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो लड़की वालों को इसका विरोध करना चाहिए और उदास होकर नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल। लड़की को शादी विवाह से ऊपर उठकर जीवन बिताने पर उनको समझाना चाहिए कि इसके ऊपर भी जीवन है। ये एक समय आएगा जब शादी विवाह होगा, आप अपना जीवन बनाइए, जिंदगी बनाइए, और ये जो हाँ ना का खेल है इससे ऊपर उठकर जीना सीखें। बिल्कुल, है ना। लेकिन और ये भी है ना कि हमें सबसे हाँ की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि अब ये जैसे नौकरी की ही बात ले लीजिए कि इंटरव्यू देते समय किसी स्टार्टअप के लिए जो हम निवेश प्रस्ताव रखते हैं ना, ये किसी से सहयोग मांगते वक्त हमें ऐसा हमारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उसके साथ हमें वहाँ जाना चाहिए और हाँ की उम्मीद भी करनी चाहिए। लेकिन साथ में हमें ये भी याद रखना होगा कि जैसे जैसे वहाँ पे और भी दूसरे लोग हैं, तो जाहिर है कि हाँ नहीं किया जा सकता सबको। इसलिए ना को दिल पर ना लें और निराश होकर अपने जो अगले प्रयास के लिए या अगली नौकरी के लिए तैयारी प्रयासरत रहें। जो भी आपका गेम है। हाँ। और कई बार ये भी होता है कि हम एक गोल को जीतने की उम्मीद जिद कर बैठते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ लोगों को हमने देखा दीपा कि वो RS बनना चाहते हैं या IAS बनना चाहते हैं, अब वो लगातार तैयारी करते रहते हैं, साल दर साल अपनी क्लासेस छोड़ देते हैं, नहीं बन पाते, तो उन्हें अपना गोल थोड़ा एक समय बाद जाकर चेंज भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जिद में जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए कि वो IAS से नीचे तो बन ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पद हैं, बहुत सी नौकरियां हैं जहां आपको अच्छे अच्छे पद मिल सकते हैं। जरूरत है सिर्फ आपको टटोलने की, ढूंढने की और अपने आप को अपने भीतर झांकने की कि मैं कहाँ फिट बैठती हूँ, मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, और मुझे और भी जाकर नौकरियों की तलाश करनी चाहिए और अपने एग्जाम्स, अपने इंटरव्यू देने चाहिए। बिल्कुल। और कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं पूर्वाग्रह बन जाते हैं, यानी जजमेंटल भी होते हैं कहीं अगर लोग। अब पहले से ही मान लीजिए कोई आपको जानता है, अब उन्होंने आपके बारे में एक राय बना रखी है अब हम उसके लिए कितनी भी अच्छी कोशिश करें, लेकिन अगर सामने वाले के विचारों में ये है कि भाई ये तो अच्छी है ही नहीं या अच्छा है ही नहीं, तो फिर वो आपकी कितनी भी कोशिशें होंगी वो बेकार जाती है। आप अपना रास्ता बदल दें और अपनी दूसरी कोशिश करें बजाय उसको बदलने है ना। कहते हैं दूसरों को बदलने से अच्छा है कि हम खुद को बदल लें, है ना। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं, हम खुद को बदल लें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बहुत सारे संदेश आए हैं स्वीकृति और अस्वीकृति को लेकर के। देखिए, एक ही संदेश है कि अस्वीकृति भी हो, स्वीकार ऐसा हो सकता है, बशर्ते जिस बात पर आपको आपत्ति है वह उस शख्स द्वारा किन शर्तों के उल्लंघन से ऐसा किया गया है। इस स्थिति में दो पार्टनर यदि कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें आपस में सामंजस्य बिठाकर करना होगा। लेकिन यदि इनमें किसी बात पर अस्वीकृति है तो न्यायालय तक की मदद ले सकते हैं, जिसका फैसला तो स्वीकार करना ही होगा। लेकिन इससे जो उनमें जो एक दुर्भावना आएगी वो आ सकती है और बात और काम भी बंद हो सकता है। इसलिए संवेदनशील मसले पर बहुत सोच समझकर कार्यवाही करनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, आपने सही कहा कि कभी कभी अस्वीकृति को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर इच्छा पूरी हो। हम जब भी कुछ चाहते हैं तो शुरुआत से ही न सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम चाहें वैसा ही हो। अगर हम पहले से ना सुनने के लिए तैयार रहेंगे तो हमें ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि अस्वीकृति को भी स्वीकार करना ये कुछ विशेष संयोगों के कारण करना उसे ज़रूरी कहिए या एक मजबूरी कहिए, ये दोनों पक्षों के हित में लिया गया निर्णय माना जा सकता है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम्हारे न हमारे। बिल्कुल सही कहा कि हार जीत के खेल से ऊपर उठकर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी समस्याएं सुलझ जाती हैं। एक लिखते हैं कि अस्वीकृति में भी हो स्वीकार, सब बातें हमारी स्वीकार की जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी कभार अस्वीकृति मिलती है, किसी बात पर बच्चे भी जिद करते हैं, हम उनकी हर बात को तो नहीं मानते ना। इस बात के लिए बचपन से समझाकर तैयार करना अच्छी बात है कि अस्वीकृति से भी सामना करना पड़ सकता है। उस समय शांत करके अपने आप को परेशान, दुखी या सुखी नहीं होने देना है। हिम्मत से आगे दूसरे काम आवश्यक हैं, उन्हें करना है और आगे बढ़ते जाना है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। बिल्कुल। और एक संदेश ये कहता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन
स्वीकृति की तरह यह अस्वीकृति समाज में स्वीकार्य नहीं हुआ करती है, क्योंकि अक्सर लोग ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। फिर अगर कहीं वह अस्वीकृति अपने से छोटे भाई की हुई, फिर कहने ही क्या, लेकिन अस्वीकृति को भी स्वीकृति दिलाने की कला में माहिर होते रहना इस जीवन में अपेक्षित है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अस्वीकृति को भी स्वीकार करें। कई बार हम लोग किसी को पसंद नहीं करते, किसी बात को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, परंतु हमारी बात को नहीं माना जाता। ये लोकतंत्र का हनन है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है। अगर हम किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और अभिव्यक्ति का अधिकार भी यही कहता है कि आप कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे आपकी बात से लोग सहमत हो या असहमत। बात हो रही थी सूप, कुछ हाँ, अलग सा। हाँ। तो मशरूम का सूप वैसे तो बच्चे पीते नहीं, लेकिन इस तरह आप बना सकते हैं। एक पैकेट मशरूम का ले लीजिए, थोड़ी सी लहसुन की कलियां, प्याज अगर आप खाते हैं तो, और थोड़ा सा मशरूम जो है उसको अलग से आप रख लीजिएगा ऊपर गार्निशिंग के लिए। ठीक है। अब मशरूम और लहसुन प्याज इनको आपने उबाल लिया, मिक्सर जार में पीस लें, और बटर या घी में आप इसको ओट्स पाउडर के साथ भून लें। ओट्स पाउडर नहीं है तो आप काजू का बूरा भी डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा उसमें एक चिकनाई सा आ जाए। अब हल्का सा भून ले, लहसुन भी साथ में भून ले। अब इसमें मशरूम की जो प्योरी बनाई हुई है वो डाल लीजिए स्वाद के लिए, और नमक और काली मिर्ची का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। मशरूम जो हमने अलग से रखी थी वो ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, और गर्मा गर्म ये सूप तैयार है। बहुत इम्यूनिटी के लिए, थकावट के लिए, और अगर आलसीपन होती है ना ठंड में, हाँ, इससे भी दूर भगाता है। बहुत जरूरी होता है। तो हमारे श्रोता इसे बनाएंगे, और अब हम इस कार्यक्रम से विदा लेंगे जी। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार।